आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे मानव जनन। तो ये कक्षा 12 यानी क्लास 12 एनसीईआरटी में बायोलॉजी में तो पार्ट 1 पार्ट 2 है नहीं, तो बायोलॉजी का चैप्टर 2 है मानव जनन। इसको अंग्रेजी में देखें तो बोलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसकी स्टडी हम लोग आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि जनन का मतलब क्या होता है। तो जनन का मतलब होता है अपने जैसा जन्मना, यानी जैसे हम हैं ऐसा ही किसी को जन्म दे दिया जाए तो उसी को जनन कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो कॉलेज गर्मियों में बंद होता था और फिर जुलाई में खुलता था, तो कहते थे कि कॉलेज रीओपन हो रहा है। तो रीओपन का मतलब पुनः खुलना, यानी पहले खुला रहा है अब फिर खुलेगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब जो पहले है अब वैसा फिर आगे होगा। तो जैसे हम हैं ऐसा ही कोई दूसरा उत्पन्न कर देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो वही प्रक्रिया जब मानव यानी ह्यूमन में होती है तो इसे मानव जनन और अंग्रेजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन का या जनन का मतलब है। अब देखिए, इसमें आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं मानव जनन मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। सजीव प्रजक या जरायुज का मतलब होगा इंग्लिश में विविपाइरस। यहाँ पर देखिए लिखा है विविपाइरस यानी बच्चे देने वाला। तो मनुष्य जो है बच्चे देने वाला प्राणी है, यानी इसमें अंडे नहीं होते हैं, बच्चे दिए जाते हैं। तो इसी को सजीव प्रजक या जरायुज बोलते हैं। अंग्रेजी में विविपाइरस बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। आगे कह रहा है मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना यानी युग्मक जनन, अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण यानी वीर्य सेचन, और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन यानी निषेचन, जिसके कारण युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, शामिल है। तो इतनी प्रक्रियाएं देखिए होती हैं जो यहाँ पर लिखी जा चुकी है। तो इनको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो पुरुष होता है तो पुरुष में मेल गैमीट बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं। तो इन युग्मकों यानी शुक्राणुओं का निर्माण, तो युग्मक के रूप में कहें तो युग्मक को अंग्रेजी में गैमीट कहते हैं। तो जिसका भी निर्माण होगा तो निर्माण का मतलब जेनेसिस होता है। अंग्रेजी में निर्माण का मतलब जेनेसिस होता है। तो युग्मक का निर्माण मतलब गैमेटोजेनेसिस। और अगर स्पर्म की बात करें, शुक्राणु को अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कह देंगे। तो यह प्रक्रिया किस में होती है, पुरुषों में। तो वही कह रहा है मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना यानी युग्मक जनन, जिसको अंग्रेजी में गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं यानी, अब देखिए गैमीट तो दोनों हो गए, युग्मक दोनों हो गए, बस नर मानव में होगा तो नर युग्मक कहेंगे, मादा स्त्री में होगा जिसको स्त्री कहते हैं मादा मानव में, तो उसको फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहेंगे।
अब अंतर ये है कि मेल वाला जो गैमीट है उसको हम स्पर्म भी कहते हैं, तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कह देंगे। और औरत में यानी स्त्री में जो होता है वो अंडा होता है, अंडाणु, तो उसको ऊजेनेसिस कहते हैं या अंडाणु जनन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से नाम हम लोग अलग अलग रख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि पुरुषों में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण। तो अब स्त्री जनन पथ में जो हमारे मेल में शुक्राणु होते हैं यानी स्पर्म है, तो देखिए स्पर्म जिस तरल पदार्थ में होते हैं, पूरे तरल पदार्थ को हिंदी में वीर्य और वैसे अंग्रेजी में सीमन बोलते हैं। तो वही डिस्चार्ज होता है फीमेल की वैजाइना में, योनि में। और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन जब नर के शुक्राणु सीमन में आ करके स्त्री की वैजाइना यानी योनि में विसर्जित होते हैं, तो अब स्त्री के गर्भाशय में या रास्ते में कहीं शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, तो इस मिलन को संलयन कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसको फर्टिलाइजेशन और हिंदी में निषेचन कहते हैं। जिसके कारण अब देखें जब नर और मादा युग्मक यानी मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल जाएंगे तो इसको निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इनके मिलने के बाद जो एक कोशिका के रूप में सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट या हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो इतनी प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। अब इसके विस्तार में हम लोग एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। तो आप देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है इसके बाद कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना यानी अंतररोपण, भ्रूणीय परिवर्धन यानी गर्भावधि और शिशु के जन्म यानी प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। तो इनको अंडरलाइन करके और इनके बारे में भी एक एक चीज के बारे में हम लोग स्टडी अच्छे से करेंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पहले शब्द आ गया है ब्लास्टोसिस्ट, जिसको अंग्रेजी हिंदी में कोरक पुटी कहते हैं। तो देखिए सिस्ट का मतलब अंदर की खाली जगह। तो जो जाइगोट में सेल हैं इनका डिवीजन होता है यानी विघटन होता है, विखंडन होता है और टूट टूट करके कई कोशिकाएं बनाती हैं। तो बीच में खाली जगह रह जाती है, उसी को कोरक पुटी या अंग्रेजी में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। कि रचना तथा परिवर्धन यानी मैग्निफिकेशन होता है अब इसी जाइगोट का, यानी अब वृद्धि करता है। तो क्या होता है, इसका वृद्धि करने के बाद इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना इम्प्लांटेशन बोलते हैं, हिंदी में अंतररोपण बोलते हैं। जब ये गर्भाशय यानी यूटेरस की दीवार में चिपक जाता है और जब चिपक जाता है तो इसमें फिर भ्रूणीय परिवर्धन होता है यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। परिवर्धन का मतलब डेवलपमेंट, एक तरह से मैग्नीफाई मतलब वृद्धि करता है या डेवलप होता है। तो जब तक डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भावधि बोलते हैं। और शिशु के जन्म यानी प्रसव तक की क्रियाएं घटित होती हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वहां तक से जब तक ये गर्भ में रहता है तब तक की क्रियाएं अब यहाँ पर घटित होती हैं। तो इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं ताकि कुछ हिंदी के वर्ड हैं तो इंग्लिश में उनका सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए गैस्टेशन यानी जब तक बच्चा पेट में रहेगा, गर्भावधि जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन यानी यूटेरस यानी गर्भाशय की दीवार में चिपक जाने को बोलते हैं। और जब तक बच्चा पेट में रहेगा गर्भावधि यानी गैस्टेशन, और जब बच्चा पेट से बाहर आएगा तब क्या बोलते हैं? उसको डिलीवरी बोलते हैं, ऑफ द बेबी। इसी को पार्टूरिशन भी बोलते हैं। और हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं।
बच्चे का जन्म को प्रसव कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में पार्टूरेशन बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसी को क्या बोलेंगे? पार्टूरेशन। तो ये प्रक्रियाएं सारी शामिल होती हैं। अब इसको और आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनावस्था के पश्चात संपन्न होती हैं। यौनावस्था मतलब जब प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी, इवेंट्स आकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, यानी यौनावस्था के बाद। ये कब से यौनावस्था यानी प्यूबर्टी शुरू होगी? तो ये तब से शुरुआत मानी जाएगी जब महिलाओं में मासिक धर्म चक्र चलने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको एमसी बोलते हैं। और पुरुषों में जब दाढ़ी मूछ निकलने लगती है तब हम इसको बोलते हैं कि अब ये प्यूबर्टी की स्टेज आ गई है, यानी यौना अवस्था आ गई है। प्यूबिक हेयर निकलने लगते हैं, तब हम बोलेंगे कि यौना अवस्था आ गई है, यानी प्यूबर्टी की स्टेज आ गई है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं, यानी नर और मादा मानव में आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। तो ध्यान दीजिए कि जब ये प्यूबर्टी होती है, यानी यौनावस्था की शुरुआत होती है, तब से लेकर के पुरुषों में वृद्धावस्था तक कोई समयावधि नहीं दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुषों में वृद्धावस्था में किसी भी समय तक शुक्राणु यानी स्पर्म बनते रहते हैं या नर गैमीट बनते रहते हैं, मेल गैमीट। लेकिन स्त्रियों में क्या होता है कि 50 वर्ष की आयु के लगभग अंडाणु का बनना बंद हो जाता है, यानी oogenesis बंद हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन अंगों की रचना पर चर्चा करते हैं, या जनन तंत्र की चर्चा करते हैं। तो अब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पुरुष जनन तंत्र के बारे में पहले पढ़ेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष जनन तंत्र। तो देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पुरुष के पूरे शरीर में केवल हम जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में अवस्थित होता है। पेल्विक रीजन मतलब ये कमर वाला भाग, कमर वाला भाग। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, वृषण का मतलब टेस्टिस, इसको देखते हैं। वृषण का मतलब टेस्टिस, टेस्टिस का मतलब ये जो अंड टेस्टिस लटके रहते हैं दो छोटे छोटे, और एलांग विद एसेसरी डक्ट, सहायक ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ग्लैंड एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो हमारे लिंग होता है, जैसे जिसको अंग्रेजी में पेनिस कहते हैं, और कुछ ग्रंथियां होती हैं और सहायक ग्रंथियां, सहायक नलियां होती हैं, और टेस्टिस यानी वृषण होते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पुरुष जनन तंत्र में पाई जाती हैं। तो इनका एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो कह रहा है कि सहायक नलिकाओं यानी एसेसरी डक्ट के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और एक जोड़ी ग्लैंड भी होती है। क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पर कह रहा है शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली यानी धानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। तो ये देखिए वृषण, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, और जिस थैली में ये रहते हैं उसको वृषण कोश या अंग्रेजी में स्क्रोटम बोलते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है।
जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए कि जो स्क्रोटम होता है इसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और शुक्राणु के जनन के लिए यानी फॉर्मेशन के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, शरीर से बाहर होता है। वृषणों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये जो टेस्टिस होता है हमारा वृषण, ये 2 से 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पूछा वैसे नहीं जाता है। तो वृषण सघन आवरण से ढका रहता है, एक डेंस कवरिंग होती है उससे ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिसे वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस में 250 कक्ष होते हैं और प्रत्येक कक्ष को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, या अंग्रेजी हिंदी में वृषण तालिका कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर का फिगर नहीं दिखाया गया, हो सकता है नीचे दिखाया गया हो, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो एक एक चीज पहले पढ़ के फिर हम फिगर से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर बना हुआ है, तो ये वृषण पालिकाएं हैं, देखिए यहाँ दिखाई गई हैं। अब वृषण जालिका ये टेस्टिकुलर ये नेट फैला हुआ है, ये आधिब्रहण है, आधिवृषण है और शुक्रवाहिका है। इसको अंग्रेजी में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यूरेटर है। यूरेटर का मतलब ऊपर किडनी होगा यानी वृक्क, वहाँ से पेशाब छनने के बाद इसी नली से यहाँ पर मूत्राशय होगा, उसी में ये भरता रहता है। यूरिनरी ब्लैडर, ये देखिए लिखा है यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, इसी में भरता रहता है। ये देखिए इधर सेमिनल वेसाइकिल है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है इजैकुलेटरी डक्ट है। यहाँ से यहाँ सेमिनल वेसाइकिल में जैसे नाम है सेमिनल वेसाइकिल यानी सीमेन को रखने वाली थैली। सीमेन का मतलब हमारे जो वीर्य है, वीर्य को रखने वाली थैली है हमारी। तो इसी में वीर्य इकट्ठा होता है, यहाँ से इजैकुलेशन होता है यानी ये जब पिचकता है तो जैसे सिरिंज से दवा निकलती है तो वैसे यहाँ पर सीमेन निकल करके आता है। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस है, एक नली आई हुई है। जो नली यहाँ पर टेस्टिस से जुड़ी है और टेस्टिस से यहाँ से होते हुए वास डिफरेंस से इस सेमाइनल वेसाइकिल में सीमेन इकट्ठा होता है। ये देखिए पेनिस है जिसको लिंग बोलते हैं हिंदी में, और ये यूरेथ्रा है जो सीमेन को यहाँ लाती है निकालने के लिए, सीमेन को। और सिर्फ सीमेन को ही नहीं, सीमेन यहाँ से आता है, यहाँ से पेशाब आती है यूरिन, तो यूरिन को भी निकालता है और सीमेन को भी निकालता है जब जिसकी जरूरत होती है निकालने की। आइए पेनिस के आगे का ये जो भाग थोड़ा सा मोटा रहता है जो खुलता है, इसको क्लांस पेनिस बोलते हैं, और ये जो स्किन पीछे चली जाती है और खुल जाता है इसको फोर स्किन बोलते हैं। और ये देखिए जो हमारा यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, और ये हमारा पीछे मलाशय है जिसको अंग्रेजी में रेक्टम बोलते हैं, और ये गुदा द्वार है जिसको अंग्रेजी में एनस बोलते हैं। तो सारी चीज़ें लगभग हमने आपको बता दी। अब हिंदी में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए अब आगे क्या कह रहा है, इसी प्रकार इस वाले फिगर को भी देख लेते हैं। इसको तो अंग्रेजी में देख लिया, अब इसके नीचे वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे वाले फिगर में क्या है, ये देखिए डायग्राम बनाया गया है सिर्फ इतने भाग का। ये पेनिस है हमारा, पेनिस में आगे वाला भाग ये ग्लांस पेनिस जो खुलता है, और ये खाल जो पीछे चली जाती है स्किन, इसको फोर स्किन बोलते हैं। ये हमारे वृषण है जिनको टेस्टिस बोलते हैं, और ये हमारी यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा है जो यहाँ से होकर के आती है। इसी के द्वारा यूरिन भी जाता है और सीमेन भी जाता है। और ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखिए पीछे जो रहती है। दोनों फिगर को एक साथ देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड थी, ये एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ऊर्ध्वाधर काटा गया है। और ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, मतलब ऐसे सामने सामने हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हो व्यक्ति, तब ये काटा गया सेक्शन है। और ये जब हमसे 90 डिग्री के कोण पे खड़ा हो मुंह करके, तब काटा गया सेक्शन है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर समझिए। तो ये देखिए यूरेथ्रा हो गया, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई। प्रोस्टेट के नीचे एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। अभी इनके सब काम आएंगे, उसको पढ़ेंगे हम। पहले फिगर से बात को तो समझें, कहाँ कौन सी चीज़ पाई जाती है। सेमाइनल वेसाई के लिए इन्हीं में सीमेन इकट्ठा होता है, यहाँ से आ करके टेस्टिस से इस नली के द्वारा। इस नली का नाम है वास डिफरेंस। ये यूरेटर है, यूरेटर जो किडनी से यूरिन जो बनता है उसको यहाँ पर ला करके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करता है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। तो इस प्रकार से हमने संरचना को समझ लिया। अब पढ़ करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली या धानी में स्थित होते हैं। ये तो पढ़ चुके हैं, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखिए यहाँ से पढ़ना है। कह रहा है प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि स्पर्म पैदा कहाँ होते हैं, तो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर कुंडलित यानी इधर उधर से घूमी, जैसे चाउमीन एक दूसरे में लिपटी रहती है, इस प्रकार से कुंडलित नली पाई जाती हैं, जिनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इन्हीं में स्पर्म का निर्माण होता है, यानी स्पर्म पैदा होते हैं। तो ध्यान देना, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 तक हाईली क्वाइल्ड मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। किसमें? वृषण पालिका में। इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहा है? लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। तो इसको ध्यान देना है। ट्यूब्यूल होते हैं जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं में स्तरित होता है। तो प्रत्येक जो शुक्रजनन नलिका है, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके भीतर 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक सेल जिसे नर जर्म कोशिकाएं कहती हैं, शुक्राणु जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा सरटोली कोशिकाएं या सरटोली सेल्स जिनको बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक सेल होती है नर जन्म कोशिका यानी मेल जर्म सेल्स, जिसको शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरी होती है सरटोली सेल। चित्र 2.2 में दिखाया गया है। अब देखिए क्या है,
जो नर जन्म कोशिकाएं होती हैं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अलग पेन से अंडरलाइन करिए कि जो मेल गैमीट होता है, मेल जर्म सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं कि मियोटिक डिवीजन करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन, यानी 46 गुणसूत्र आदमी में होते हैं, 46 क्रोमोसोम, तो 23 बचते हैं, आधे बचते हैं। क्यों आधे? क्योंकि आधे मेल के आधे फीमेल के मिल के आगे फिर 46 हो जाए, तो जितना हमारा 46 है बच्चे में भी 46 रहे, कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए होता है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है जब स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म के निर्माण में जो जर्म सेल बनती हैं, मेल जर्म सेल, जिनमें मियोटिक डिवीजन होता है जिससे शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है, तो उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, पोषण कौन देता है? सर्टोली सेल्स देती हैं। तो ये काम कौन करती हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जो स्पर्मेटोजेनेटिक ट्यूब्यूल हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जिनको बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका, तो इनके बाहर कुछ थोड़ा बहुत खाली स्थान होता है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स फैली रहती हैं, और अंतराली कोशिकाएं यानी इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स, जिनको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, होती हैं। अंतराली कोशिकाओं को इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल बोलते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, तो चूंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमको ध्यान देना है कि इनमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं यानी अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, जिनको इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल भी बोलते हैं। देखिए अंग्रेजी भी बीच में लिख दे रहा है, तो हमें इंग्लिश की बुक की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलग कलर से वो करिए कि जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये हमारी एंड्रोजन, जिसको हिंदी में पुंजन कहते हैं, नामक हार्मोन स्रावित करती हैं, हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं, सिंथेसिस भी करती हैं, सिक्रीशन भी करती हैं, मतलब बनाती भी हैं और सिक्रीट भी करते हैं। तो लीडिंग सेल हमारा एंड्रोजन हार्मोन बनाती हैं और स्रावित भी करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। कुछ और भी कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती हैं, यानी इम्यून पावर की तरह, यानी कहने का मतलब यह है कि स्पर्म सेल को या शुक्राणुओं की रक्षा करते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं यानी रीटी टेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं यानी वास डिफरेंसिया, आदि वृषण यानी एपिडिडाइमिस तथा शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस होते हैं। चित्र 2.1 हमको देखना है, तो इसको देख लेते हैं। एक का बस आप देख लें। देखिए इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंसिया, रीटी टेस्टिस और ट्यूब टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ये टेस्टिस का बहुत वृषण का काट है, उसके अंदर जो छोटे छोटे भाग दिखाई देते हैं उनके नाम है। तो इसको फिर से हिंदी में समझते हैं, चित्र देखने के बाद और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत, यानी मेल एसेसरी डक्ट जो है, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूडेड। तो मेल एसेसरी डक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी हैं? वृषण जालिकाएं यानी रीटी टेस्टिस, इसको देख लेते हैं। ये देखिए रीटी टेस्टिस पाया जाता है।
यहाँ पर, और शुक्र वाहिकाएं यानी वास इफरेंसिया। तो वास इफरेंसिया देख लेते हैं, नाम से ही पता है शुक्र वाहिकाएं यानी शुक्राणु को ले जाएंगे। तो वास इफरेंसिया, ये देखिए छोटी छोटी पतली नलिकाएं हैं जो शुक्राणु को यहाँ से बनते हैं, जो उनको ले जाती हैं यहाँ पर लाते हैं। आगे क्या है, आधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस, यानी वृषण जो है टेस्टिस उनके नीचे जो पाया जाएगा उसको एपिडिडाइमिस कहेंगे, नहीं ऊपर जो पाया जाएगा। आधिवृषण का मतलब वृषण उसके नीचे होते हैं, ये ऊपर पाया जाएगा, वृषण उसके नीचे होंगे। तो ईपी मतलब ऊपर है, तो एपिडिडाइमिस आधिवृषण हिंदी में बोलते हैं, पाया जाता है। और देखिए, तथा शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस लिखा है हिंदी में, यहाँ पर वास इफरेंसिया लिखा है। तो ध्यान दीजिए, ये वास इफरेंसिया है और ये वास डिफरेंस है, दोनों में ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन करिए। देखिए वास डिफरेंस और वासा इफरेंसिया दोनों अलग बात है, इनको और बारीकी से देखिए तो समझने का प्रयास करिए। वासा इफरेंसिया यानी शुक्रवाहिकाएं हैं जो बीच में पतली पतली हैं, और शुक्रवाहक वास डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिए कि वृषण यानी टेस्टिस में जो स्पर्म सीमेन बनता है उसको इन पतली नलिकाओं के द्वारा जो यहाँ पर लाया जाता है वास डिफरेंस में, वो पतली नलिकाएं वासा इफरेंसिया हैं, और ये जो एक मोटी नली आ करके यहाँ पर पेनिस से जुड़ी है जो यूरेथ्रा में खुलती है आकर के, इसको वास डिफरेंस कहते हैं। दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अब देखते हैं आगे। तो एक एक चीज को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए, इस फिगर को भी हम अच्छे से समझ लें, तब आगे बढ़ें, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो देखिए इंटरस्टिशियल सेल, यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल सेल है छोटी छोटी, और ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया जिनसे स्पर्म बनेगा आगे चल के। और ये स्पर्मेटोजुआ है, जुआ का मतलब जो चल स्पर्म चलने वाला जो, तो स्पर्मेटोजुआ बोलेंगे। और ये सर्टोली सेल है, देखिए यहाँ पर सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल जो पोषण प्रदान करती हैं उन कोशिकाओं को जो स्पर्म बनाती हैं, तो वो कोशिकाएं कौन सी हैं, स्पर्मेटोगोनिया, इनसे स्पर्मेटोजुआ बनते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो पतली पतली नली हैं जो खून ले जाती हैं, देखिए ब्लड वेसल हैं, उनमें छोटी छोटी जो खाली जगह में सेल पाई जाती है उनको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा है। तब इसको एक एक पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में देखिए, अंतराली कोशिकाएं शुक्रजनन यानी स्पर्मेटोगोनिया, ये शुक्राणु हैं जिनको स्पर्मेटोजुआ कहते हैं, चलने लायक है इसलिए स्पर्मेटोजुआ अंग्रेजी में कहते हैं। ये सर्टोली सेल हैं जो पोषण प्रदान करती हैं स्पर्मेटोगोनिया को, यानी स्पर्म को निर्माण में जो कोशिकाएं भाग लेती हैं उनको खाना प्रदान करती हैं। तो आप देखिए एक एक चीज यहाँ से पढ़ते हैं। तो कह रहा है वृषण यानी टेस्टिस की शुक्र जनन नलिकाएं, यानी स्पर्मेटोजेनेटिक वेसल जो होती हैं, जिनको शुक्र जनन नलिकाएं अंग्रेजी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो कह रहा है कि वृषण की शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं वो वृषण नलिकाओं के माध्यम से, इसको थोड़ा अंग्रेजी में भी देखते हैं। कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन, ये थोड़ा आगे आ गए। ये देखिए कह रहा है कि द वास डिफरेंस, कह रहा है द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास
इफ्रेंसिया। तो वास इफ्रेंसिया ये था, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर देखिए होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये वास इफ्रेंसिया में खुलता है, वास इफ्रेंसिया में ओपन इनटू वास इफ्रेंसिया थ्रो रिटी टेस्टिस, रिटी टेस्टिस से के द्वारा यहाँ पर वास इफ्रेंसिया में खुलता है। रिटी टेस्टिस यहाँ पर वास इफ्रेंसिया ये नली है इनमें खुलता है। थ्रो रिटी टेस्टिस द वास इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस and open into epididymis located along the posterior surface of each testis। तो कह रहा है ये वास डिफरेंसिया यहाँ epididymis में खुलता है, जो वृषण यानी टेस्टिस के पीछे वाले भाग में होता है, पोस्टीरियर सरफेस पर होता है, यानी पिछले भाग पृष्ठ भाग पर पाया जाता है। द epididymis lead to vast difference that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। तो कह रहा है कि अब ये जो epididymis होता है ये यहाँ से होकर के वास डिफरेंस में खुलता है इसमें, और ये एब्डामेन से होते हुए यानी पेट से होते हुए यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर खुलता है। कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए एक लूप बनाता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर, इसके बगल से जाते जाते एक लूप यानी ये कर्व्ड सरफेस बनाता है। ओवर द यूरिनरी ब्लैडर इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द एजाकुलेटरी डक्ट। तो ये क्या करता है अब कि रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से मतलब ये वास डिफरेंस यहाँ से आया, यहाँ से होते होते ये कुल मिला के यूरेथ्रा में खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये यूरेथ्रा है, यहाँ पर ये खुला हुआ है। तो इसको थोड़ा हिंदी में देखते हैं। तो वही कह रहा है कि यह आदिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राणु से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी यानी इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। चित्र 2.8 जो हमने अभी देखा। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं यानी टेस्टिस से जो स्पर्म है उनका भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है ये क्या करती है कि स्पर्म को इकट्ठा करती है और जब जरूरत होती है तो भंडारण के साथ इसका बाहर स्थानांतरण भी करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न यानी पेनिस जिसको लिंग कहते हैं के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है जिसे मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। तो जिस छेद से ये बाहर खुलता है पेनिस में जहाँ से स्पर्म बाहर निकलते हैं उसको मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं। अब देखिए शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। चित्र 2.1 और बा। तो जो पेनिस होता है ये आदमी के शरीर का बाहर अंग है और जनन में हेल्प करता है, इसलिए जननेंद्रिय कहा जा रहा है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है यानी टिश्यू का बना होता है। अब टिश्यू क्या होता है समझिए। देखिए सबसे छोटी यूनिट जीवों के शरीर की क्या है? कोशिका यानी सेल। और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके एक ही प्रकार का काम करती हैं तो उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू एक ही प्रकार का मिल करके काम करते हैं तो उन्हें आर्गन या अंग कहते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिल करके एक ही प्रकार का काम करते हैं तो उसे अंग तंत्र या आर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो ये चेन होती है, तो इसको समझने का प्रयास करें। तो वही कह रहा है शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो शिश्न के उत्घर्षण या उठान यानी इरेक्शन में सहायता कर वीर सेचन यानी इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। इरेक्शन का मतलब जो लिंग उसमें ब्लड वेसल होती हैं, खून की नलिकाएं जिससे लिंग खड़ा हो जाता है।
और उस समय वीर सेचन यानी इसेमिनेशन या वीर्य को बाहर निकालने का काम करता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहलाता है। जो बाहर सबसे है और खुल जाता है जो भाग, उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। और जो ढीली त्वचा द्वारा ढका रहता है, जो ऊपर की स्किन होती है जो खुल सकती है, उसे अग्रच्छद अंग्रेजी में फोर स्किन कहते हैं। चित्र में हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए आगे पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां यानी एसेसरी ग्लैंड चित्र 2.1 आ और बा के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय है। तो जो एसेसरी ग्लैंड है आदमी में वो क्या है, 1 पेयर हमारे शुक्राशय हैं तथा एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसको पुरुष कहते हैं हिंदी में, तथा एक जोड़ी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां होती हैं जिनको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। तो इनको ध्यान देना है। शुक्राशय मतलब सेमाइनल वेसाइकल, आशय का मतलब पात्र जिसमें सीमेन इकट्ठा। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्री यानी सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण होता है जो फ्रक्टोज फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ पुकिन यानी एंजाइम से भरपूर होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो सीमेन होता है उसमें सेमाइनल प्लाज्मा होती है और शर्करा होती है। जो शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज, जो फलों में पाई जाती है। फल में मिठास फ्रक्टोज रूपी शर्करा के कारण या शुगर के कारण होती है। कैल्शियम पाया जाता है तथा कुछ परिपक्वन यानी एंजाइम पाए जाते हैं। पकिर्ण यानी एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहक या लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये क्या करती है कि शिश्न को चिकना बना रखे सेक्स के समय, तो ये स्नेहक या लुब्रिकेंट स्रावित करती है, सिक्रीट करती है ताकि पेनिस चिकना बना रहे। आप देखें यहाँ पर ये फिगर आ जाता है, तो इस फिगर में हम लोग सारी चीजें आसानी से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में प्रयास करेंगे समझने का। तो ये यूरेटस है, यूटेरस, यूटेरस का मतलब गर्भाशय। ये महिला का जनन अंग है। तो पुरुष वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, अब महिला वाला आ गया है। तो कुल मिलाकर के पुरुष जनन अंग खत्म हो गया है, अब महिला वाला आएगा स्त्री जनन अंग। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।